हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के पाठ 12 के बारे में, जिसका टाइटल है वन हमारी जीवन रेखा। इसके हम अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पाठ को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं बेटा, आज सिर्फ अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। मैं इस अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को पढ़ाते वक्त यानी समझाते वक्त ये भी क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न आप लोगों के पेपर में बेटा पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर से पहले ही ये पता लग जाए कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अदरवाइज फिर नुकसान आपका होने वाला है। मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं बस चाहता हूं कि आपके मार्क्स अच्छे आए, तभी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को पढ़ते वक्त सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। कह रहा है, समझाएं कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। यानी हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि वन में रहने वाले जीव जो हैं वो वन की वृद्धि, विकास और उनके पुनर्जनन में सहायक हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं बेटा कि वन में रहने वाले जीव जंतु इधर उधर खाते पीते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपना जो मल होता है वो त्यागते रहते हैं। उनके मल में कभी कभी अपचे हुए यानी बिना पचे हुए बीज भी बाहर आते हैं और वो बीज इधर उधर गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वो वृद्धि और विकास करके यानी पैदा होकर अपने पुनर्जनन में सहायक बन जाते हैं। दूसरी बात, जब वो मल त्यागते हैं बेटा, तो उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि जीवों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है। कहता है, समझाएं कि वन बाढ़ की रोकथाम में किस प्रकार सहायक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी अगर आप तैयारी करें बेटा एग्जाम की और ये पेपर में चैप्टर आ रहा है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करना। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अपघटक किन्हें कहते हैं, इनके 2 नाम बताइए। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन किस प्रकार बना रहता है। समझाएं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे भरपूर प्रश्न हमारे पास यहां पर है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आप लोगों के साथ बेटा आगे की स्लाइड में शेयर किया है। चलिए जानते हैं कि आखिर उन प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार से देंगे। तो हमारे पास है अभ्यास के प्रश्नोत्तरों में बेटा ये प्रश्न उत्तर की एक श्रृंखला, जिसमें आप आसानी से बेटा इन्हें पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास पूछा गया था बेटा, वो क्या पूछा गया था। समझाएं कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। हालांकि इसके उत्तर को मैं पहले ही समझा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार पढ़कर इसे समझा देता हूं। वन में कई प्रकार के जंतु रहते हैं, ये बात तो सही है। ये शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव आदि हो सकते हैं। यह वनों की वृद्धि में और उनके प्रजनन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पादपों एवं जंतुओं को खाते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस जंतु भी पादपों का प्रकीर्णन करते हैं। जंतु का क्षयमान यानी गोबर, यानी जिसे हम मल कहते हैं बेटा, नवोद्भिदों को उगाने में एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मतलब पादप जो है वो जंतुओं के काम में आ रहा है, क्योंकि उनको भोजन देता है, और जंतु जो है वो पादपों को अपने मल के द्वारा कह सकते हो पुनर्जनन में मदद करने में सहायक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न संख्या 2 हमसे पूछ रहा है, समझाएं कि वन बाढ़ की रोकथाम में किस प्रकार सहायक होते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आपसे कोई पूछे कि वन किस प्रकार से सहायक होते हैं बाढ़ को रोकने में, तो आप ये उत्तर उनके साथ शेयर कर सकते हो। देखो क्या लिखा है मैंने, वन वर्षा जल की प्राकृतिक अवशोषकों का कार्य करते हैं। यानी अवशोषक मतलब क्या होते हैं बेटा, जो कह सकते हो पानी जो बरसता है बेटा उसको अवशोषित कर लेते, सोख लेना होता है और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। यानी जो वो अवशोषित करते हैं बेटा वो जमीन में डाल देते हैं, और जमीन में डालने से बेटा जो भूमि के अंदर जल की मात्रा है वो बनी रहती है। वह न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को भी बनाए रखते हैं।
यानी उसमें वो सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी हानि पहुंचा सकती है। वृक्ष तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रहते हैं, यानी कि कह सकते हो वृक्ष जो है वो जीवों को और जीव जो है वृक्ष को आपस में बांधे रहते हैं, मृदा को एक साथ बांधे रहते हैं। साथ ही उनकी अनुपस्थिति में मृदा जो है वो वर्षा जल से साथ बह सकती है, अर्थात उसका अपर्दन हो सकता है, उसकी उपजाऊ क्षमता जो है बेटा वो कम हो सकती है। प्रश्न संख्या 3, अपघटक किन्हें कहते हैं? इनमें से किन्हीं दो अपघटकों के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं ये भी बताइए। यानी अपघटक पहले किसे कहते हैं वो बताना है, साथ ही अपघटक के दो नाम बताने हैं और उनके कार्यों को भी संक्षेप में बताना है। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए बेटा। कहता है पादप और जंतुओं के मृत शरीर को, क्या बोला? पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने में या करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृदा पादप और जंतुओं के पोषक तत्वों में निर्मुक्त होते रहें। समझ में आ रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं मृदा जो है जंतुओं के साथ जो पोषक तत्व होते हैं उनके साथ वो मिलते रहें और मतलब उनकी आपूर्ति होती रहे। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीवों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी सजीव पादप होते हैं उनके मूल मतलब जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उदाहरणतः जीवाणु और कवक, ये ऐसे दो सूक्ष्म कह सकते हो अपघटक है बेटा, जो कहीं ना कहीं सजीवों के मरे हुए अवशेष को गला सड़ा कर मिट्टी में मिला देते हैं और उसके बाद पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी जैसे कि ऊपर बताया था उसके जैसा ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से आप कह सकते हो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में संतुलन बना रहता है? देखो सिंपल सा है उत्तर बेटा कि पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मोचित करते हैं, यानी कि निकालते हैं। वहीं पर बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त भोजन को खाते हैं और खाने के बाद बेटा उसको पचाते वक्त हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, जो कि पादपों के काम में आ जाता है। पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि वनों को किस और नाम से जानते हैं तो आप बोलेंगे वनों को हम हरे फेफड़े के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जाता है। आप हमेशा के लिए इसे ध्यान जरूर रखेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद है बेटा हमारे पास अगला प्रश्न। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? कहता है समझाएं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। अब आपको क्या लगता है ये प्रश्न कैसा हो सकता है? कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का हो सकता है क्या? पूछ रहा है कि समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। हाँ जी बेटा जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। क्योंकि आपको पता है जीव जंतु जो है वो पादपों पर आश्रित हैं, पादप जो है वो जीव जंतु पर आश्रित है। बहुत ही छोटा सा उत्तर है लेकिन इस उत्तर को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कह रहा है? वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता क्योंकि सूक्ष्म जीव कचरे पर कार्य करते हैं और उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। यह ह्यूमस सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिल जाए और इस प्रकार से बेटा जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते, उनके कंदमूल कहते हो या फिर बेटा जीव जंतुओं के मल जो हैं वो कहीं ना कहीं धरती पर गिरते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। किसके द्वारा होता है ऐसा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए बेटा जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं, यानी ऐसे उत्पाद जो सिर्फ हमें वनों से मिल सकते हैं उनके नाम। अब आप एक चीज नोटिस करो, वनों से हमें अगर ये उत्पाद मिलते हैं तो वन हमारे लिए क्या हुए? बहुत महत्वपूर्ण हुए। तो इसीलिए वनों की सुरक्षा और संरक्षण पर हमें ध्यान देना चाहिए।
दवाइयां, लकड़ी, कागज, तेल और गम, ये ऐसे पदार्थ कुछ कॉमन है बेटा जो वनों से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए ध्यान देने वाली चीज ये है कि वनों के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा अगले प्रश्न के बारे में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के बारे में। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? क्या पहला प्रश्न मेंशन है? कीट जैसे तितलियां, मधुमक्खियां बेटा और पक्षी पुष्पीय पादप की डैश में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं बेटा? परागण में सहायता करते हैं। अच्छा जी, परागण क्या होता है? परागण एक ऐसी विधि होती है बेटा जिसमें कह सकते हैं कि उनके जो पुष्पीय पादप जो होते हैं, उनके जो पराग के कण होते हैं, जिनके चलते बेटा वो अपने कह सकते हो नए संतान की उत्पत्ति करने में मदद कर पाते हैं, तो उन्हें हम परागण कहते हैं। तो परागकण को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की विधि को हम परागण कहते हैं। तो उसमें मदद करते हैं कौन? कीट, तितलियां, मधुमक्खियां, ये सब बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न संख्या जो 7 है, उसके ख भाग की बात करते हैं। वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को। किस किस को साफ करने में मदद करते हैं? वायु को और जल को साफ करते हैं, बिल्कुल उत्तर में लिखेंगे वायु और जल। शाक वन में डैश परत बनाते हैं, ऊपरी परत बनाते हैं या निचली परत बनाते हैं? तो शाक बेटा सबसे निचली परत बनाते हैं, देखो उत्तर में लिखा हुआ ना यहाँ पर, वायु और जल, और शाक सबसे निचली परत बनाते हैं। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद को समृद्ध करते हैं। बताओ किसको समृद्ध करते हैं? मृदा को समृद्ध करते हैं। डैश को समृद्ध करते हैं मतलब मृदा को समृद्ध करते हैं। यहाँ डैश था बेटा, ये देखो, वन में क्षयमान पत्तियां और जंतु डैश की लीद को, डैश की बेटा जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते हैं। डैश यहां पर आएगा, समृद्ध करते हैं, यहां पर डैश आएगा, ठीक है, ये याद रखना, डैश लीद डैश को समृद्ध करते हैं। उसके बाद बेटा अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 8, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मृदा के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? हालांकि वो वन बहुत दूर हैं, पर कहीं ना कहीं उन पर आश्रित हैं हम, और उनसे ही हमें सारी चीजें मिलती हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वही बात आपको लिखनी है यहां पर, देखो मैंने क्या लिखा है उत्तर। वन नष्ट होंगे, यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा? अगर कोई पूछे तो आप लिखेंगे CO2। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, जिससे पृथ्वी पर ताप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य नहीं मिल पाएगा बेटा, समझ रहे हो? क्या नहीं मिल पाएगा? खाद्य नहीं मिल पाएगा, और साथ ही बेटा आश्रय नहीं मिलेगा। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा को जल नहीं बांध पाती है, और जिससे बाढ़ आ जाती है। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अवरोपण घातक है, मतलब बहुत नुकसानदेह है। सोचिए वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम हम उठा सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा हमारे अगले प्रश्न के बारे में, प्रश्न संख्या 9 के बारे में। क्या कह रहा है? समझाएं कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। यानी विभिन्न प्रकार के जंतु और पादप अगर वन में है तो क्यों है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। यानी कि क्यों है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनों में? तो कहते हैं पादप की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन हमारी शाकाहारी जंतुओं, भोजन, आवासों के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारी की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसाहारियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। बहुत जरूरी प्रश्न है ये। जंतुओं की विविध किस्में वन में पुनर्जनन वृद्धि में सहायक होते हैं। अपघटक वन में गिरने वाले पादपों के पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। यानी इसमें अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं बेटा, या अनेक प्रकार के जीव जो हैं वो रहते हैं। इतना आ गया समझ में? अगला प्रश्न है बेटा हमारे पास, चित्र को देखकर हमें नामांकित करना है और तीरों का निशान लगाना है, और वही है, इसमें हमें इसको पूरा भरना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बेटा, यहाँ पर वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौम, जल स्तर, ये सब लिखा हुआ है और इनको आपको बताना है। जैसे यहाँ पर जो गैस है जो निर्मुक्त होगी बेटा ऑक्सीजन है, जो गैस जाएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है।
वायुमंडल क्या है, ये सारा का सारा जो बाहर वाला हिस्सा है वायुमंडल है, इधर वायुमंडल लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा नंबर मान लो वायुमंडल का है, तो ये वायुमंडल हो जाएगा। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बता दे। वर्षा, वर्षा ये वर्षा है, ये जो है ना ये यहाँ पर मान लो वर्षा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, वर्षा, ठीक है। इस तरीके से आप वर्षा लिख लेना। उसके बाद बेटा पादप, पादप ये सब पादप होते हैं, पेड़ पौधे पादप होते हैं, पादप में आते हैं ये पादप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ये जंतु हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है, जंतु, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद ये मृदा हो जाएगी, मृदा का मतलब क्या होता है, मिट्टी, ठीक है। उसके बाद मूल, मूल मतलब जड़ें होती है बेटा, जड़ें, मूल, ठीक है। उसके बाद अपघटक, अपघटक इसके अंदर पाए जाते हैं, वो दिखा नहीं सकते हम। भौम जल मतलब भूमि के अंदर वाला जल, ये आप कह सकते हो। ये सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। देखो ये मृदा हो गए, अपघटक यहाँ पाए जा रहे हैं बेटा जड़ों में, ठीक है, जड़ों में अपघटक होते हैं, तो ये याद रखना है आपको। ये वाला चित्र जो बेटा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपको बदल लेना है। तो ये देखो ये बादल है, यहाँ पर ये वर्षा है, ये ऑक्सीजन है, ये वायुमंडल हो गया हमारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पादप हो गया, ये जंतु हो गया, ये अपघटक हो गया, ये मृदा हो गया, ये भौम जल स्तर हो गया, यानी भूमि के नीचे का जल स्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है जो वनों से नहीं मिलता, वो क्या है, तो केरोसिन नहीं मिलता बेटा, गोंद मिलता है, प्लाईवुड मिलता है, सील करने वाली लाख मिलती है, और केरोसिन नहीं मिलता। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, वन मृदा को अपरदन से बचाता, बिल्कुल सही वक्तव्य है ये। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती, ये बिल्कुल गलत वक्तव्य है। तो हमारे हिसाब से ये उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये मृदा और वन आपस में बेटा, पादप जो है, जंतु जो है, ये सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इसमें ये लिख रहा नहीं होते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है बेटा, बहुत ही सिंपल सा है, इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर ये देखिए, ये ऑप्शंस आपके पास है, और ह्यूमस इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमस मिलता है आपको, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। बाकी कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, क्या आप जानते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। भारत में कुल क्षेत्र का लगभग 21% वन क्षेत्र है बेटा, और स्वतंत्रता के प्राप्त बाद से ये निरंतरता के साथ कम होती जा रही है। स्वतंत्रता से पहले ये बहुत ज्यादा थी, स्वतंत्रता के बाद ये कम होती जा रही है, पता नहीं क्यों कम होती जा रही है। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमने शायद ध्यान नहीं दिया, इसीलिए स्वतंत्रता के बाद से कम होती जा रही है। उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।